अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम चैप्टर 1 की तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन्हें साथ साथ समझेंगे भी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो साइंड बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे हम MSB भी कहते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर हो, लेट्स सपोज 10111010 समथिंग, कोई भी बाइनरी नंबर हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है ना, वो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। हमें साइंड बाइनरी नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताती है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, और अगर इसी के साथ यहाँ पे हमारा 0 आए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 0 हो, तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर है वो है पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, साइंड बाइनरी नंबर में से ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि बाइनरी डिजिट क्या होता है और ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी क्यों है, उसकी बुनियाद क्यों है। बाइनरी डिजिट, जिसे हम बिट कहते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम की एक बुनियादी यूनिट है जिसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। अब ये उसका बुनियादी यूनिट क्यों है? हमारे पास सिस्टम में जितना भी डिजिटल डाटा होता है, नंबर्स हो गए, इमेजेस हो गई, उनको ना हम कम्बिनेशन ऑफ बिट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। या कंप्यूटर में हम जितने भी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स का, और लॉजिक गेट्स ऑपरेट करते हैं बिट्स पे। तो इसलिए बाइनरी डिजिट हमारे लिए एक फंडामेंटल यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि हम कंप्यूटर में कैलकुलेशंस के लिए बाइनरी नंबर को क्यों प्रेफर करते हैं, हम डेसिमल नंबर का यूज क्यों नहीं करते। स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कंप्यूटर में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, स्विचेस या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो सिर्फ दो ही स्टेट्स पे काम करते हैं, या ऑन या ऑफ। इसी के साथ बाइनरी नंबर के यूज करके हमें सिंप्लिसिटी ऑफ हार्डवेयर मिलता है, यानी कि अगर आप डेसिमल नंबर का यूज करते हो तो आपके पास 0 to 9 तक पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपके लिए हार्डवेयर को डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन करना आसान हो सकता है। इसी के साथ जब हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसमें एरर आने का चांस भी कम होगा। उसी के साथ जब हम कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। उसी के साथ हमने कोई भी डाटा अपने सिस्टम में स्टोर करना हो तो भी हम बिट्स की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आस्की कोड और यूनिकोड में। आस्की कोड हमारी एक ऐसी इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए करते हैं। इसमें हमारे पास हमारे जो लेटर्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं उनकी इनकोडिंग होती है। इसमें हमारे पास 128 कैरेक्टर्स होते हैं और उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास 7 बिट्स होती हैं। यानी आपके पास एक कैरेक्टर ए है तो उसको स्टोर करने के लिए आपके पास 7 बिट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 7 बिट्स हैं। इसी के साथ ये लेस स्पेस इसको चाहिए होती है क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कम होती हैं। उसी के साथ स्टूडेंट यूनिकोड जो है ना, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करनी है या कोई भी उसको हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए आप यूनिकोड का, इस इनकोडिंग स्कीम का यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स आ जाता है। आस्की जो थी ना, उसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स थे, तो जब हम किसी और लैंग्वेज, अरेबिक, चाइनीज़ वगैरह का यूज़ करते थे तो वो उसको इनकोड नहीं कर पाता था, तो फिर उसके लिए हमने यूनिकोड का इजाद की। तो यूनिकोड में वो तमाम कैरेक्टर, तमाम लैंग्वेजेस शामिल हो जाती हैं। इसमें हमारे पास 8 बिट्स भी हैं, 16 बिट्स भी हैं, 32 बिट्स भी हैं। डिपेंड करता है कि हम यूनिकोड की आगे कौन सी इनकोडिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होती हैं तो इसलिए इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी नंबर सिस्टम में पोजीशन वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। पोजीशन वैल्यू के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि हमारे नंबर में कोई भी डिजिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या उस नंबर में उस डिजिट की वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन के ऊपर। और स्टूडेंट, हम किसी भी नंबर के डिजिट की पोजीशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसको उसकी बेस और उसकी पोजीशन पावर से मल्टीप्लाई करके। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है। क्यों डेसिमल नंबर है? क्योंकि इसकी बेस क्या है? 10 है। अब हमने इसके डिजिट्स की पोजीशन वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसके तमाम डिजिट्स को उसकी बेस और उसकी पोजीशन पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 10 बेस हो गई और हमने यहाँ से पोजीशन पावर अब के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हर डिजिट की पोजीशनल वैल्यू आ गई। जैसे 5 की है 500, 9 की है 90 और 4 की है सिंपल 4।
क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको आता होगा, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है हम किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने कन्वर्जन वाला लेक्चर सुना होगा, इसलिए आपको आता होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, 01010001। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है और इनके ना 4 के हमने पेयर्स बनाने हैं। और अगर कहीं हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कम हुई तो हमने लेफ्ट साइड पे 0 ऐड कर देने हैं। अब जो हमने 4 के पेयर बनाए हैं उनके अगेंस्ट हमें उनका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट लिखना पड़ेगा और फिर लेफ्ट साइड से उन तमाम डिजिट्स को कंबाइन करके लिख देना है, तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि मशीन कोड की कंप्यूटर ऑपरेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। मशीन कोड या आप कह लें मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारी एक बुनियादी लैंग्वेज होती है, जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और हमारे तमाम जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन हमारे लिए सीपीयू कर रहा होता है। अब सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन समझ आएगी तो वो उसकी एग्जीक्यूशन करेगा ना, तो सीपीयू की अंडरस्टैंडिंग के लिए मशीन कोड का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टूडेंट, हमने डाटा पे किसी भी किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, हार्डवेयर डिवाइसेस का कंट्रोल करना हो, तो हम मशीन कोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम कोडिंग स्कीम्स का कंप्यूटर में यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला यूज़ कि हम कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे पास कोडिंग स्कीम है, जैसे आस्की हो गई या यूनिकोड हो गई, ये क्या करती है, ये लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है, जो कि कंप्यूटर बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करके उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है। उसी के साथ टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन सिस्टम, कंपैटिबिलिटी कहते हैं कि एक इंटरनेशनल जब स्टैंडर्ड होगा ना, तो वो इंफॉर्मेशन तमाम डिवाइसेस पे एक तरह की रहेगी। पुराने टाइम में क्या होता था, डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज होती थी। अब एक सिस्टम में आस्की यूज हो रही है, दूसरे में यूनिकोड यूज हो रही है। जब आस्की वाले सिस्टम का डाटा यूनिकोड में जाएगा तो वो डाटा पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का स्टैंडर्ड चेंज है। इसलिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो ताकि जब भी आपका डाटा ये सिस्टम के दरम्यान में कम्युनिकेशन हो तो आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट रहे। इसी के साथ थर्ड है हमारा टू स्टॉप एंड प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली, कि हमें डाटा को मेमोरी में स्टोर करना है तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करते हुए तमाम ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें डिफरेंस है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है और इसका मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो सुन सकते हैं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इस पर भी लेक्चर मेरा अपलोड है, आप वो भी सुन सकते हैं और बुक पेज नंबर 34 पर इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बुक पेज नंबर 30 पे इसका आंसर है और इसका लेक्चर भी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में भी चले जाएं तब भी आपका ये डिफरेंस वहाँ पे भी पूछा जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैंने वैसे इस पे लेक्चर भी बनाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ भी समझ सकते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे मल्टीपल टास्क सिमुल्टेनियसली चल रहे होते हैं। हमारा CPU टास्क के दरमियान स्विचिंग इतना फास्ट कर रहा होता है कि हमें लगता है कि वो एक साथ हमारे टास्क चल रहे हैं। अब जैसे हमने YouTube पे कोई म्यूजिक लगाया हुआ है, साथ हम वर्ड पे काम भी कर रहे हैं, तो हमारा जो CPU है वो इतनी फास्ट स्विचिंग कर रहा होगा कि हमें लगता है कि हम दोनों को सिमुल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में लोड हो जाते हैं। प्रोग्राम तो एक साथ लोड हो गए, लेकिन CPU उनकी एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 करता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमने CPU को एफिशिएंट बनाना होता है कि वो किसी भी आइडियल स्टेट में ना जाए, वो वेटिंग स्टेट में ना जाए। जब भी एक प्रोसेस रुका हुआ हो किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए, तो उस केस में CPU किसी और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर दे। इसका मकसद सिर्फ CPU की एफिशिएंसी बढ़ाना होता है, इसका मकसद यूजर और सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन बनाना नहीं होता, इसलिए यह नॉन इंटरेक्टिव होता है। और जो हमारा मल्टीटास्किंग OS है वो इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि यूजर मल्टीपल टास्क ऐप के जरिए परफॉर्म कर रहा होता है तो वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास प्रोग्राम्स के दरमियान में स्विचिंग होती है वो स्लो होती है, मल्टीटास्किंग में हमारे पास स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से हमें लगता है कि वो सिमुल्टेनियसली चल रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स को बैच या फोल्डर की फॉर्म में मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, फिर 1 बाय 1 उनकी एग्जीक्यूशन होती है। ये हमारा यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में, जहाँ पे हम मल्टीटास्किंग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा स्टूडेंट, हमने 2 प्रोज और 2 कॉन्स बताने हैं ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग के। लेक्चर भी अपलोड है और बुक पेज 37 पे इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट है फिर एप्लीकेशन पैच। एप्लीकेशन पैच एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लेक्चर भी अपलोड है, तो आपने उसको सुन लेना है और बुक पेज नंबर 39 पे इसका आंसर मौजूद है। स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, स्कूल एग्जाम में या जनरल नॉलेज के लिए आपको इसका पता होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है हमारा, ऑफलाइन एप्लीकेशन वर्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जिनको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कहते हैं। क्योंकि वो ऑनलाइन चल रही हैं तो उनका जो डाटा है ना वो हम किसी सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होती हैं ये हमारे पास लोकल स्टोरेज में हमारे पास स्टोर होती हैं और वहीं से हम उसको चला रहे होते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन में हम तमाम काम विदाउट इंटरनेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जो भी हमें रियल टाइम अपडेट्स करते हैं तो दूसरे बंदे भी उसको देख सकते हैं और इसी के साथ ये हमें कोलैबोरेशन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल लोग एक साथ उसमें काम कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन एप्लीकेशन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो गूगल डॉक्स। तो स्टूडेंट उम्मीद है तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।